तो यहाँ पे ये बच्ची है जो कि डॉक्टर बनी है अपने कॉलेज से, जस्ट पास्ड आउट बीएएमएस हो चुकी है या फिर एमडी कर चुकी है। अभी देखो ये बच्ची परेशान है, ये डॉक्टर है जो परेशान है। क्यों परेशान है? इसने अभी अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू की है और उसके पास प्रमेह के, डायबिटीज के रुग्ण आना शुरू हुए हैं। और क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो ये ब्लड शुगर जो है रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही है। साथ में क्या हो रहा है? तो HbA1c उसका बढ़ रहा है। पेशेंट्स जो है रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं, ना कि कोई लक्षण बता रहे हैं। साथ में अगर देखें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के भी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो क्या करें, इनको क्या ट्रीटमेंट दे, देखेंगे। और तो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो रही है, पैरों में जलन हो रही है। तो क्या करे इसको? क्या मैं मिथिल कोबालामाइन दूं या B12 दूं, या फिर मैं दाह समझ के इसकी चिकित्सा करूं? क्या शीतल द्रव्यों का परिषेक करूं? सब कुछ कंफ्यूजन है इसमें। आगे देखेंगे डायबिटिक रेटाइनोपैथी हो रही है, इसमें क्या करें? अभी है शिक्षा जो हुई है, प्रमेह की शिक्षा हुई है, आयुर्वेद की शिक्षा हुई है। तो जानती है प्रचुरम वारम वारम में हयति मूत्र त्यागम करोति, तो ये है शिक्षण। और सामने आ रही ये सब चीजें, तो थोड़ी परेशान है। अभी देखो ये दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं, तो वो ये भी जानती है स्थूलहा प्रमेहि बलवान है का कुशस्त तथैव परिदुर्बलश्च। तो अभी किसकी चिकित्सा करूं? बहुत कंफ्यूजन हो रही है। इंसुलिन का यूज करूं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यूज करूं? अभी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यूज करनी है तो उसमें से कौन सी यूज करूं? या फिर मैं इसका पंचकर्म कराऊं? तो बहुत शास्त्रकार, कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि असंशोधनस्य, ये सब प्रमेह जो है इसका संशोधन मत करो, इनको पाचन करो। और कुछ कहते हैं संशोधन करो। बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। अगर असंशोधन है तो पाचन करना है तो कौन से द्रव्य यूज करूं? अगर मैं भस्म यूज करती हूं तो क्या होगा? किडनी पे डैमेज हो जाएगा, तो फिर मुझे ही तकलीफ होगी, पेशेंट मुझे कोर्ट में तो नहीं खींचेगा। सो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आ गए। प्रैक्टिस शुरू की कि नहीं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। तो अभी इसकी परेशानी हम लोग थोड़ी सॉल्व करते हैं। तो सब्जेक्ट है प्रमेह। आज का सब्जेक्ट इनिशियल स्टार्ट है निदान संकल्पना और सिर्फ चिकित्सा तत्व, ना कि डिटेल में हम लोग चिकित्सा डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर तत्व समझ में आया तो चिकित्सा करना बहुत इजी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मधु समद्रव्य है, ये एक धातु से लेके दूसरे धातु से लेके तीसरे धातु से लेके आगे जा रही है। ठीक है, तो यही इसकी संकल्पना है। तो शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा है पहले देखेंगे, और फिर इसकी संकल्पना देखेंगे। तो गिव मी अ मिनट, हाँ, गिव मी अ मिनट। मंगेश सर, कैन आई टेक अ 2 minutes ब्रेक? इसमें थोड़ा सा जो, Yes, sir, your font is missing. यस, Uh, आई हैव टू इंस्टॉल इट। गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा yes, इससे sure. 1 minute, लेट मी ट्राई व्हाट आई कैन डू। आई एम रियली सॉरी, का ताकि ये फॉन्ट ना दिखे तो कुछ लेक्चर में मजा नहीं आएगा। थोड़ा आप थोड़ा वेट करिए।
हेलो हेलो Hello. हाँ, Yes, sir. कैन आई स्टार्ट अगेन? आई एम सॉरी. Yes, sir, you Yes, can sir. take your Yes, time. sir. It's visible. now. यस. So You can take at length, Dr. Samir. No Thank you. issues. थैंक यू थैंक यू. ओके, तो हम लोगों ने देखा कि प्रमेह की निदान और संकल्पना देखेंगे. उसके पहले हम लोगों को देखना है शास्त्र में प्रमेह के बारे में क्या कहा है. तो प्रकर्षेण प्रभुतम या फिर प्रचुरम वारम वारम मेहयति वा मूत्र त्यागम करोति अस्मिन अर्थे प्रमेह. तो अभी ये जो है प्रकर्षेण प्रभुतम, बहुत ज्यादा मात्रा में, वारम वारम, बार बार मूत्र त्याग करना, ये लक्षण अगर दिखाई दे तो उसको हम लोग प्रमेह कहेंगे. तो अभी कोई रुग्ण है जिसकी उम्र 60 के ऊपर है और अगर वो आपको कंप्लेन करेगी उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है तो तुरंत उसका निदान प्रमेह ना करे. अगर मेल है तो यू हैव टू थिंक अबाउट प्रोस्टेट ऑल्सो और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ऑल्सो. लेकिन अगर प्रचुरम वारम वारम है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो जरूर हम लोग इसको प्रमेह कह सकते हैं. तो जैसे मैंने कहा कि इसको लक्षणों से हम लोग डायबिटीज से कंपेयर कर सकते हैं. डायबिटीज ये जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग है सिफॉन. इट्स मीन पासिंग वाटर. अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ से ऊपर से जो है दूसरे ग्लास में पानी जिस तरह से पास हो रहा है उसी तरह से प्रचुरम में हयति, यही शास्त्र अपना भी कहता है. तो दोनों में साम्य है. तो हम लोग इसको इस तरह से सोचने की कोशिश करेंगे. अभी निरुक्ति तो हम लोगों ने देखी, अभी उत्पत्ति देखेंगे. तो कफकृच्च सर्वम, शास्त्र ने कहा कि इसमें सब कुछ जो है कफकृत है. सब कुछ यानी क्या? तो दोष जो है, दुष्य जो है, संप्राप्ति करने वाले स्रोतस जो है, ये सब कफकृच्च है. कैसे है? तो बहुद्रव श्लेष्मा, यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख किया है. बहुद्रव, द्रव ज्यादा मात्रा में है, श्लेष्मा दोष विशेषा. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीनों खड़े हैं, वात पित्त कफ, लेकिन कफ जो है उसने इसमें इनिशिएटिव लिया हुआ है. अभी इसके हेतु देखेंगे. आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदकानुपरसः पयांसि नवान्न पानम गुडवैकृतम च प्रमेह हेतु. अगेन कफकृच्च सर्वम, या फिर दिवा स्वप्न अव्यायाम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर मेद्य द्रव अन्नपान सेविनम पुरुषम जानियात प्रमेहि भविष्यति इति. भविष्य में हो सकता है. किस वजह से? आस्या सुखम. आस्या सुख यानी क्या? देखिए, ये इस आदमी को आप देखिए क्या कर रहा है, बैठे बैठे सो रहा है. कुछ लोग रहते हैं ट्रेन में, 3 लोग बैठे हैं सीट के ऊपर, तो ये बोलेंगे थोड़ा खिंचकिए ना, थोड़ा अंदर जाइए, थोड़ा मुझे भी बैठने दीजिए. उनको जगह दे दे तो फिर अपनी जगह खुद से बना लेंगे, पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ जाए. अभी बैठ गए अच्छी तरह से, फिर आगे ये करेंगे, आराम से नींद लेना शुरू करेंगे. भविष्यतः मधुमेह प्रमेह के रुग्ण, दिवा स्वप्न. अभी तो ये बैठ के सो रहा है. कुछ तो लोग खाना खाने के बाद मीठी चीजें ढूंढते हैं. खाना तो हो गया है लेकिन फिर भी इनको कुछ तो मीठा चाहिए. शास्त्र कहता है पहले मधुर खाओ. सबसे लास्ट में मधुर नहीं खाना है, लेकिन ये तो सबसे लास्ट में मधुर खाते हैं. और खाने के बाद क्या करते हैं? स्वप्न सुखम दिवा स्वाप करते हैं. तो भविष्यतः प्रमेही. शास्त्र ने दधिनी कहा है. तो दधिनी मतलब क्या हुआ? सिर्फ दही हुआ? नहीं. तो दधिनी का मतलब ये होता है कि दही जिस तरह से बनता है वैसे ही दूध को खराब करके जो भी चीजें बनती है, जैसे पनीर है, रसगुल्ला है, ये सब चीजें भी आती है. तो ये ज्यादा मात्रा में खाने वाले हैं तो आगे जाके जरूर प्रमेह होगा. तो ये हेतु बताए गए. गुणवैकृतम करके शुगर के बारे में भी बता दिया. आगे बढ़ेंगे. आनुपरस. तो अभी ये जो है ना, ये देखो आप यहाँ पे सुअर देख रहे हैं, या फिर ये जो है बैल है या फिर भैंस है. तो ये लोगों को है ना कीचड़ में, पानी में रहना पसंद है और ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहते, आराम से. चिकन है, क्रैब है, फिश भी है, लेकिन पानी में है. तो आनुपरस, इनको खाने वाले ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो भविष्यतस्तः, आगे जाके होने वाला है.
पयाओं से कह के क्या कह दिया, खीर के बारे में बात की, बासुंदी के बारे में बात की, तो ये सब ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। नवान्न पानम, अभी क्या होता है, नया धान उगता है, नया धान उगने के बाद अगर उसको तभी बेच दिया जाए तो उसका वजन जो है ज्यादा होता है। क्यों? उसके द्रव की मात्रा ज्यादा है। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष, तो क्यों जल की मात्रा ज्यादा है? एक साल उसको रख दो आप, क्या होगा, उसमें से द्रव कम हो जाएगा। तो बहुद्रव श्लेष्मा, तो नया जो धान है उसको खाएंगे तो जरूर आपको प्रमेह आगे जाके होने वाला है। नवान्न पानम, डायरेक्ट अगर पानी पिएंगे तो भी आगे जाके प्रमेह हो सकती है। अभी तो दोषों को देख लिया हम लोगों ने, हेतु भी देखे। अभी यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से ये जल, बढ़ा हुआ जल आगे जाके जा रहा है, घूम रहा है। तो जितने भी दुष्य है ये सब जल महाभूत प्रधान है। देखिए तो कफह सपित्त पवनश्च दोषा मेदो अस्त्र शुक्र अंबुवसा लसिका। अभी लसिका के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया, यत्तु मांसत्वक अंतरे उदकम तत् लसिका शब्दम लभ। मज्जा रस औज, रस औजहा कह के रस और ओज इति द्वंद्व कह दिया। पिशितम च दुष्या प्रमेहिणाम विंशतिर एव मेहा। तो अभी ये अलग अलग दुष्यों से 20 प्रकार के मेह निर्माण होते हैं, ऐसे इन्होंने कह दिया। लेकिन जितने भी दुष्य है, वो जो भी धातु है, वो सब जल महाभूत प्रधान है। ओजः पुनः मधुर स्वभावम तत् यदा रौक्षाद वायु चायत्वेन अभिसंसृज्य मूत्राशय अभिवहति तदा मधुमेहम करोति। ये आगे हम लोग देखेंगे इसको। अभी ये तो सब देखा हम लोगों ने, दोष देखे, दुष्य देखे। अभी हम लोगों को संप्राप्ति देखनी। तो कैसे कह दी संप्राप्ति इन्होंने, मेदश्च मांसम च शरीरजम च क्लेदम। ये तीनों देखो, मेद है, मांस है, सब जो है जल महाभूत प्रधान है। शरीरजम च क्लेदम, क्लेद भी कैसे बनता है, जल से बनता है, जल महाभूत की उत्पत्ति है क्लेद। कफो बस्तिगतः प्रदुष्य, कफ के साथ ये सब बस्ती गतः, गत यानी गए हुए, प्रदुष्य ये सब बस्ती में जाके, बस्ती यानी पूरी जो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर सबको परेशान करके, प्रदुष्य करके प्रमेह को निर्माण करते हैं। तो यहां से आगे फिर अपने उष्ण और तीक्ष्ण गुण से यही दुष्यों को पित्तः परिदुष्य च, पित्त देखिल दूषित करता है और संप्राप्ति आगे बढ़ती है। अभी उसके बाद अनिल यानी वात की मात्रा में, कम मात्रा में, क्षीणेषु दोषेषु, बाकी जो दोष है कफ और पित्त वो थोड़े क्षीण हैं, लेकिन वात बढ़ा हुआ है तो वो अवकृष्य धातुन, धातुओं को अवकृष्य करके संदुष्य मेहान कुरुते अनिलश्च। तो ये हो गई वातज प्रमेह की संप्राप्ति। तो एक के बाद एक होके फाइनली ये मधुमेह तक ले जाते। कैसे जाते, संकल्पना आगे आएगी। क्या कर रहा है ये क्लेद शरीर में, शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्रहा प्रविशन मूत्राशयम मूत्रत्वम आपद्यमानः। सब जगह से जो भी जल है उसको सबको लेके आ रहा है। कहा जा रहा है, मूत्राशय मार्ग में। तस्य च एवं प्रवृत्तस्य अपरिपक्वा यदा मेधसा सह एकत्वम उपेत्य मूत्रवाही स्रोताओं से अनुसृत्य निहिबिद्यन्ते तदा प्रमेहान जनयन्ति। अभी यहाँ पे आपने देखा ये जो चित्र है, इसमें आप देख सकते हो जल की मात्रा कितनी बढ़ी हुई है। तो निस्सरन्ति अत्यर्थम स्थिति कुर्वन्ति अपरे अति द्रवत्व यान्ति। बहुत ज्यादा मात्रा में द्रवत्व शरीर को आ जाता है। तदा प्रमेहान जनयन्ति, ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। अभी हम लोग अगर देखेंगे तो क्या देख सकते हैं, चिकित्सात्मक जो पुरुष है, हम लोग कभी भी चिकित्सा करते हैं तो सिर्फ व्याधि की चिकित्सा नहीं करेंगे, हम लोग किसकी चिकित्सा करेंगे, चिकित्सात्मक पुरुष की चिकित्सा करेंगे। तो ये चिकित्सात्मक पुरुष के शरीर में क्या है, किस चीज से बना हुआ है, पंचमहाभूतों से। तो पृथ्वी की मात्रा भी बढ़ी हुई है और जल की मात्रा भी बढ़ी हुई है। तो क्या पहले देखते हैं हम, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये तीन चीजें तो देखने में आती है और बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, वो भी देखेंगे। शास्त्र कहता है सामान्य लक्षणम तेषा प्रभुत आवील मूत्रता, आवील मूत्रता है। ये हमारे शास्त्रकारों ने कितने सालों पहले लिख के रखा है। 2nd सेंचुरी एडी में
एरियटस ने भी कुछ ऐसे ही लिखा। वो कहता है डायबिटीज मेलाइटिस बिंग मेल्टिंग डाउन ऑफ फ्लेश, मांस को मेल्ट करता है, एंड लिम्स इनटू यूरिन रेफरिंग टू द पैसेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ यूरिन दैट इज पॉलीयूरिया, एंड आल्सो द लॉस ऑफ वेट, जो कि हमारे यहाँ पे पहले ही कहा है, सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभुत अवील मूत्रता, ये ध्यान दें। तो ज्यादा बोर नहीं होना, आगे बहुत अच्छी चीजें आने वाली है। अभी तक तो हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट ही नहीं किया, ये तो हम लोग शास्त्र की परिभाषा देख रहे हैं। तेषाम तु पूर्व रूपाणि दंतादिनाम मलाढ्यत्वम प्राग्रूपम पाणिपादयोः दाह चिक्कणता देहे त्रुट स्वादुवास्यश्च जायते। ठीक है, तो हस्तपाद तल दाह और पिपासा दुर्गंधश्च श्वासः, ये जल क्षय यानी रस का क्षय होने के उपरांत होने वाली लक्षणों में आता है। और स्निग्ध पिच्छिल गुरुता गात्राणाम मधुर शुक्ल मूत्रता तंद्रा साद, ये सब चीजें, या फिर तालुगल जिह्वा दंतेशु मलोत्पित्ति, और साथ में जो उपधातु है उनकी जो वृद्धि है, जैसे जटिली भावः केशानाम वृद्धिश्च नखानाम, ये सब जो है ये जो पोषण का विमार्गगामित्व दिखाते हैं। तो जो हम लोग देखते हैं कि इसमें जल की वृद्धि है यानी अति प्रवृत्ति होने वाला व्याधि है, लेकिन अति प्रवृत्ति होके भी क्षयात्मक लक्षण दिख रहे हैं और विमार्गगामित्व वाले भी लक्षण दिखते हैं, और इसीलिए ये असाध्य स्वरूप का हो जाता है। प्राग्रूपम पाणिपादयोः दाह प्रमेहिणो अबधातौ क्षिणे तत्विरोधिनी पित्ते विवृद्धे दाहो भवति इति। न्यूरोपैथी भी दिखते हैं, इनिशियली भी दिखते हैं, एज अ कॉम्प्लिकेशन भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो शास्त्र में इसके 20 प्रकार बताए गए हैं, कफज, पित्तज और वातज। तो कफज के 10, पित्तज के 6 और वात के 4। अगर हम लोग मॉडर्न मेडिसिन देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने 3 टाइप बताए हैं, वात, पित्त और कफ नहीं बताए। उन्होंने क्या कहा, टाइप 1 डायबिटीज यानी इंसुलिन डिपेंडेंट, जहां पे पैनक्रियास से इंसुलिन पूरी तरह से नहीं बन पाता। दूसरा जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जहां पे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई देता है, और जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से बताया गया। अभी ये जो 20 प्रकार है, इनका नाम कैसे दिया गया है, तो मूत्रवर्णादि भेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते, शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्रः प्रविशन मूत्राशयम मूत्रत्वम आपद्यमानः श्लैष्मिकैः अभिर दशभिः गुणैः उपसृज्यते वैषम्य युक्तैः तद्यथा श्वेत शीत मूर्त पिच्छिल अच्छ स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र प्रसाद मंदैः तत्र येन गुणेन एकेन अनेकेन वा। तो इस तरह से उसका नामाभिधान जो है वो गुणों के हिसाब से उसका नामाभिधान किया हुआ है। अभी शास्त्र ने इसके उपद्रव भी लिखे हैं। तो कफ के उपद्रव बताए गए हैं, पित्त के उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं डायबिटीज में हम लोग देखते हैं रेटाइनोपैथी है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। वैसे हमारे यहाँ पे कफ, पित्त और वायु के भी कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं, अविपको, अरिचि, छर्दी, निद्रा, कास, सपीनसहा वगैरह वगैरह। वैसे ही पीड़िकाओं का उल्लेख किया हुआ है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, अलजी। तो कोई कोई धातुओं में एक के ऊपर एक धातुओं में जैसे उसका प्रसर होगा तो कौन सी पीड़िकाएं होगी उसके बारे में उसका उल्लेख शास्त्र में कहा गया है। तो ये है शास्त्र का कहना। तो अपना कॉन्सेप्ट है संकल्पना, क्योंकि ये जान के तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं चिकित्सा क्या करूं, तो इसकी संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट यही है, कफकृच्च सर्वम। तो सब चीजें जो है कफ की वजह से हो रही है। अभी प्रकृति बनाते समय, गर्भ में जब प्रकृति बनती है या फिर शरीर में जब विकृति बनती है, तो कोई किसी एक दोष को इनिशिएटिव लेना जरूरी है। तो यहाँ पे कफकृच्च सर्वम, तो यहाँ पे कफ जो है उसने इनिशिएटिव लिया हुआ है। अब ये जो कफ ने इनिशिएटिव लिया है उसको ही बटन ऑन करना है, लेकिन वो कहता है कि वात पित्त की सहायता से मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो इसलिए मराठी में हम लोग कहते हैं एकमेका सहाय करू
अवघे धरु सुपंथ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कुपंथ, क्योंकि ये व्याधि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय करके संप्राप्ति का गोल करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। क्या है ब्रह्मांड में? तो पंचमहाभूतों से ब्रह्मांड बना हुआ है, ताकि शरीर भी पंचमहाभूतों से ही बना हुआ है। 5 बेसिक एलिमेंट्स विच फॉर्म्स यूनिवर्स एज वेल एज ह्यूमन बॉडी, तो साधर्मता दोनों में ही है। अभी एनी इम्बैलेंस ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स मे कॉज डिजीज, कोई भी आगंतुज या निज कारण से, जैसे सृष्टि में प्रलय हो सकती है, सृष्टि में विकृति आ सकती है, वैसे ही शरीर में इम्बैलेंस से विकृति आ सकती है। क्या विकृति हो गई, क्या इम्बैलेंस हुआ? तो प्रमेह में हम लोगों ने देखा जल और पृथ्वी की मात्रा बढ़ गई, श्लेष्मा की मात्रा बढ़ गई, तो हो गया प्रमेह। शरीर सोच रहा है कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों जल की मात्रा बढ़ रही है? तो पहले देखेंगे कि शरीर में होता क्या है। हम लोग कुछ भी अगर खाते हैं तो जैसे उसके ऊपर जाठराग्नि के संस्कार होते हैं, वैसे ही पंचमहाभूताग्नि के संस्कार होके पंचमहाभूतों का, पंच तन्मात्राओं का पोषण होता है, और आगे जाके दोषों की उत्पत्ति होके सर्व शरीर धातुओं को पोषण मिलता है। तो यहाँ पे महाभूतों का पोषण होना भी संभव है। तो ये जो पोषण होता है उससे ये महाभूतों की मात्रा भी निश्चित है। क्या मात्रा है? तो मज्ज मेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शकृत अश्रुक रसा जलम च वेदे अस्मिन एकैक अंजलि वर्धितम, यानी एक मज्जा में 1 है तो मेदा में 2, वसा में 3 अंजलि है। इस तरह से जल की मात्रा कितनी हो गई? 10 अंजलि मात्रा है जल की। अभी अगर 10 पूरे शरीर में अगर 10 अंजलि जल की मात्रा है, तो वो अगर बढ़ेगी या कम होगी तो कुछ ना कुछ तो विकृति बनेगी। तो हम लोग देख रहे हैं प्रमेह में ये जल महाभूत की मात्रा बढ़ रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रमेह अति प्रवृत्त्यात्मक व्याधि है। अति प्रवृत्ति संगो वा सिराणाम ग्रंथेओपि वा, किस तरह की? एक तो अति प्रवृत्ति होगी, या फिर संग होगा, या फिर ग्रंथि होगी, या फिर विमार्ग गमनम चपि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। तो दोष है कफादि, दुष्य है मेदादि, और स्रोतस में क्या हुआ? मेद और उदकादि। तो इसको हम लोग कहेंगे जैसे मेदवह का व्याधि है, वैसे ये उदक वह स्रोतस की भी व्याधि बनती है। ये स्लाइड सब लोग अच्छी तरह से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये पता चल गई तो निदान संकल्पना समझ में आ जाएगी। कफकृच्च सर्वम, अभी शास्त्र में जब भी वायु का संचय बताया तभी कहा उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायो कुर्वन्ति संचय। तो उष्णेने, उष्ण गुण से युक्त होने के बाद, रुक्ष आदि गुण उष्ण से युक्त होने के बाद उनमें संचय हुआ। पित्त के बताते समय उन्होंने बताया शीतेन युक्ता तीक्ष्णाद्या, यानी जो विपरीत गुण है, विषम गुण है, उनको साथ में आने से संचय हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? सर्वगुण सामान्यत्वाने संचय शीतेन युक्ता स्निग्धाद्या कुर्वन्ते श्लेष्मणः चयम। तो शीत गुण से युक्त स्निग्धादि गुण होने से कफ की वृद्धि हुई है। क्या फर्क पड़ता है सर? किससे भी वृद्धि हो, वृद्धि के बाद प्रकोप तो होगा ही, सही बात है, लेकिन प्रकोप किससे होगा? क्योंकि यहाँ पे हुआ है शीतेन युक्ता स्निग्धाद्या, प्रकोप होगा उष्णेन युक्त कोपम, ताकि होना चाहिए उष्णेन युक्त प्रशम होना चाहिए, तो हो गया उष्णेन युक्ता कोपम। क्यों? विपरीत गुण इच्छा हो रही है। अभी उष्णेन युक्ता कोपम हो गया तो विपरीत गुण इच्छा हो गई, तो फिर वापस शीत पदार्थ की इच्छा होगी। जैसे कि किसी ने मधुर रस का अच्छी तरह से सेवन किया और उसके बाद अभी मुख माधुर्य निर्माण हो गया है, तो फिर उसको इच्छा हो गई चलो हम लोग कुछ तीखा खाते हैं, तो खाना खाने के बाद कुछ सेव या चिवड़ा कुछ खा लिया, तो अभी ये भी चीज तली हुई है। अभी ये खाने के बाद उसको वापस विपरीत गुण इच्छा हो गई। क्या इच्छा हुई? शीत की इच्छा हुई। तो कुछ तो ठंडा, कुछ जूस पी लिया या फिर कुछ आइसक्रीम खा लिया, तो
तो ये सर्कल खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे ये कुत्ता अपनी पूंछ के ऊपर बैठी हुई मक्खी के पीछे दौड़ रहा है, वैसे ही ये सर्कल संचय प्रकोप संचय प्रकोप संचय प्रकोप ना के प्रशम हो रही है, तो फिर उसका आगे जाके होगा प्रसर। अभी शास्त्र ने क्या कह दिया, वात के प्रसर बताए दिए, व्यायामात प्रसर होता है, व्यायाम करने से प्रसर हो जाएगा। पित्त का प्रसर बताया, उष्मणः तैक्ष्णात्, लेकिन कफ का प्रकोप बताते समय कहा अहित आचरणात् अपि, डिटेल में कुछ नहीं कहा। तो अहित आचरण क्या हुआ, तो शीत उष्ण करके स्निग्धेन, इसका हो गया प्रसर। तो ये ऐसी चीज है कि जो होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ये स्लाइड थोड़ी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आ गए प्रसर तक। भी इसके जो हेतु बताए गए हैं, तो आप एक देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन दिख रहा है। देखो नीचे है पानी और ऊपर है आकाश, तो आकाश का पूरा रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा है। वैसे ही जो प्रमेह के हेतु है, जो है आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदक आनुपर सहा पयांसी, ये हेतु से प्रमेह की उत्पत्ति होती है। और उसका रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो मेदवह स्रोतस के दूषित होने के हेतु जो है वो भी वही है, अव्यायामात आस्या सुखम स्वप्न सुखम, दिवा स्वप्नात् स्वप्न सुखम, मेदानाम च अतिसेवनात् दधिनी ग्राम्योदक आनुपर सहा पयांसी, मेदो वाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्च अति, वारुण्याश्च देखो इधर भी जल की मात्रा बढ़ गई। एक ऐसी तरह की दारू है, अल्कोहल है कि जिसमें जल की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी। तो कफ बढ़ रहा है, साथ में मेद भी बढ़ रहा है, तो दोनों कारण जो है एक ही है। एक ही समय दोष भी दूषित हो रहे हैं, दुष्य भी दूषित हो रहा है और स्रोतस भी दूषित हो रहे हैं। समान हेतु से मेद दुष्टि भी हो रही है। मेद धातु और मेदव स्रोतस के जगह पे स्थान संश्रय निर्मित हो रही है। समान गुणधर्म से इतर धातुओं में प्रसर हो रही है। कहां कहां पे, तो अस्र शुक्र अंबु वसा लसिका मज्जा रसजो पिशितम च दुष्या। और आगे जाके जल की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होगा, क्लेद की निर्मिति होगी और बस्ती अर्थात मेदोवह और मूत्रवह स्रोतों में स्थान संश्रय होके मूत्र मार्ग से श्रवण होगा। हम लोग देख पाएंगे प्रचुरम वारम वारम में है मूत्र त्यागम करोति अस्मिन् अर्थे प्रमेह। शरीर सोच ही रहा है हाउ टू बैलेंस, जल की मात्रा बढ़ रही है तो क्लेद की निर्मिति करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप्या जिह्वा रस क्लेदा, आप्य जो है जल का काम ही है क्लेद निर्मिति करना। तो ज्यादा जल निर्माण होगा तो उसको शरीर के बाहर निकालने के लिए ज्यादा क्लेद निर्मिति होगी। ज्यादा क्लेद निर्मिति होगी तो मूत्रस्य क्लेद वहनम स्वेदस्य, तो मूत्र निर्मिति और स्वेद निर्मिति होगी। क्यों, वहां से क्लेद बाहर निकलेगा। अभी शरीर और सोच रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ महाभूता एंड क्लेदा, क्या है महाभूत और क्लेद, कैसे क्या कर रहे हैं शरीर में। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कारण बताए गए हैं आस्या सुख स्वप्न सुख, इनसे क्या होता है, तो मधुर गुणात्मक जितने भी हम लोग अन्न का सेवन करते हैं, मधुर अम्ल लवण स्निग्ध गुरु पिच्छिल शीतल, तो ये अगर श्लोक हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है गुरु स्निग्ध अम्ल लवण अन्य अति मात्रम समश्नताम नवमन्नम च पानम च निद्राम आस्य सुखानि च व्यक्तम अव्यायाम अचिंतानाम संशोधनम अकुर्वताम श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मांसम च अति प्रवर्धते। तैहि आवृत्त गतिर्वायुः ओजः आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृष्णो मधुमेह प्रवर्तते। तो ये जो है इनसे देखो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक ही मिनट देना, मैं थोड़ा रिप्लाई कर दूं इनको। तो ये जो है जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत खुश हो गए। क्यों, उनका जो है पोषण हो रहा है ज्यादा मात्रा में। भूमि जल, भूमि अग्नि, जल अग्नि और भूमि और जल ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं, तो ये हो रहे हैं खुश। अभी शास्त्र कहता है आप्या जिह्वा रस क्लेद, आप महाभूत अगर ज्यादा बढ़ेगा तो क्लेद की निर्मिति होगी। लेकिन यहाँ पे है सिर्फ आप महाभूत नहीं, तो उसके साथ जो है पृथ्वी महाभूत भी विकृत हो रही है। तो यहाँ पे बनेगा विकृत क्लेद, ना कि प्राकृत क्लेद। तो जो निकलेगा विकृत क्लेद, तभी आप देखेंगे कि प्रमेह के रुग्ण में हम लोग कहते भी है कि
दंतादिनां मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादयोदाह, चिक्कणता देहे, शरीर में चिक्कणता आती है। कपड़े उतारेंगे तो उनको समझ में आएगा कि पसीना है, वो चिक्कणता है। तो पृथ्वी और जल जो है विकृत तरह से साथ में आ रहे हैं, तो विकृत क्लेद की उत्पत्ति हो रही है। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः, तो यहाँ पे जो है पृथ्वी जो है जल महाभूत में समा जा रही है, और अग्नि जो है वो मंद हो रहा है, और इससे निर्मित हो रही है क्लेदक के मॉन्स्टर की, जो के शरीर में आगे जाके तकलीफ देगा। अभी हम लोग देखेंगे धात्वाशयांतर क्लेदो, कला शरीर में अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे कला की निर्मित हुई। धात्वाशयांतर क्लेदो विपक्वहा स्वम सम उष्मणा श्लेष्म स्नायु उपराछन्न कलाख्य काष्ठ सारवत। रसादी धातु और उनके आधारभूत जो आशय है, उनमें जो क्लेद है वही अपनी उष्णता से स्वधात्वाग्नि से परिपक्व होके आच्छादित होके काष्ठ सारवत कला बनाता है। तो ये व्याधि संप्राप्ति जो है, ये कलाओं के बीच में जो कलाएं है क्लेद से ही निर्मित है। तो जब क्लेद की उत्पत्ति ज्यादा होगी तो प्रमेह का संचार हम लोग सर्व शरीरगत कलाओं में देखेंगे। इसीलिए प्रमेह के जितने कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं उतने कॉम्प्लिकेशंस और कोई व्याधि में नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये पूरे शरीर को व्याप्त करते हैं। जैसे कि ये काष्ठ सारवत आप अगर देख सकते हो इसको, तो ये सब शरीर की सब कलाओं में, सब धातुओं में प्रसरित होने वाला व्याधि है। तो विकृत क्लेद की निर्मिति हो गई, तो मैंने लिख दिया क्लेदा द कल्प्रिट। तो इसका कल्प्रिट कौन है प्रमेह का? क्लेदा द कल्प्रिट। ये जो है ना चित्र जो है रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ सांगली एंड कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर फ्लड, ये 2019 में जो फ्लड आया था सांगली में, उसके जो पिक्चर्स है। तो इसको मैं देख रहा हूं कि ये जो मड है ना, ये थोड़ा क्लेद के समान दिख रहा है। तो ये कैसे सब जगह पे बिखरा हुआ है। ये जब इस तरह से अगर आहार विहार करेंगे, सोते रहेंगे, बीज विकृति रहेगी, तो फाइनली पैनक्रियाज भी कह देगी भाई सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो क्लेद है ये जनरली क्या करते हैं, तो अफेक्ट्स कफ डोमिनेटिंग ऑर्गन्स। तो कहाँ है कफ? तो है जिह्वा में है, आंखों में है, संधियों में है, वृक्क में है, आमाशय में है, हृदय में है, लंग्स में है। तो सब जगह पे अवलंबक है, क्लेदक है, श्लेषक है, बोधक है, तर्पक है। तो जहां जहां पे कफ डोमिनेटिंग ऑर्गन्स है वहां वहां पे आपको क्लेद के लक्षण ज्यादा दिखेंगे। और अगर हम लोग पैथोलॉजी लैब में जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे किस तरह से आपको ये क्लेद वाली चीजें डिसेक्शंस में आप देख सकते हैं। व्रण निर्मिति होती है, वहां पे भी आप देख पाएंगे क्लेद है, तो वहां पे जीव जंतुओं की निर्मिति भी होती है। तो ये थोड़ा पैथोलॉजी में जाके हम लोग देख सकते हैं। अभी ये क्लेद जो है ये गेट डिपॉजिटेड ओवर द गम्स एंड टीथ लीडिंग टू मेनी ओरल डिसऑर्डर्स, इसलिए कहा गया है दंत आदिनाम। बाकी भी जगह पे मलाढ्यत्वम। हैप्पी क्लेद, क्लेद जो है नॉर्मल क्लेद जो है वो क्या करता है, क्लिन्नयति शैथिल्यम आपादयति। तो ये क्लिन्न करता है शरीर को, शैथिल्य लाता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है, थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो कषाय रस जो है उसमें क्लेद का वर्णन है। आहार परिणाम कर भाव जो है उसमें क्लेद का वर्णन किया हुआ है, क्लेदः शैथिल्यम आपादयति। और व्रणों में भी उसका उल्लेख किया है, अस्मात् अति स्नेहात् क्लेदो। तो अति स्नेह से भी क्लेद की निर्मिति होती है। तो ये जो एंग्री क्लेद मॉन्स्टर है ये क्या करेगा, दंतादिनाम मलाढ्यत्वम करेगा, फिर अति स्वेद करेगा, दौर्गंध्य देगा, पैरों में जलन देगा, और क्या करेगा, जो ब्लड आर्टरीज है, वेन्स है, उनके अंदर जाके वहां पे ये डिपॉजिट हो जाएगा, ताकि आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस ये सब आपको दिखने को मिलेगा। तो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रमेह अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो हम लोगों ने देखा है, जटिली भाव केशों का है, पिपली का संचार हो जाता है, और तृष्णा लगती है, मधुरास्यता होती है, मुख में दुर्गंधी होती है, ये सब लक्षण हम लोग देख सकते हैं।
तो ये भी कुछ इंफॉर्मेशन क्लेद के बारे में ही है। शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्रः प्रविशन मूत्राशयम मूत्रत्वम आपद्यमानः श्लेष्मिकैः अभिदशभिः गुणैः उपसृज्यते। तो उसकी वजह से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे सब दोष धातु के बारे में सब लिखा हुआ है। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः बहु अबद्धम मेदो मांसम शरीरजम च क्लेदम। तो ये दुष्य को बारों में सब बता दिया। और ये त्रयाणाम एषाम निदानानि विशेषाणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते प्रगति भूयस्त्वात् स प्रकुपितः क्षिप्रमेव शरीरे विसृप्ति लभते शरीर शैथिल्यात्। जल मात्रा ज्यादा, पृथ्वी थोड़ी कम, इससे क्या होगा, शरीर में पूरी तरह से शैथिल्य निर्माण होगी। सविसर्पण शरीरे मेदसैः अवादिते मिश्री भावम गच्छति मेदसैश्चैव बहु अब्धत्वात् मेदसैश्च गुणैः समान गुण भूयिष्ठत्वात् समेधसा मिश्री भावम गच्छन् दूषयति एनद् विकृतत्वात् स विकृतो दुष्टेन मेधसोपहितः शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्ग गच्छति क्लेद मांसयोः अति प्रमाणम अभिवृद्धत्वात् स मासे मांस प्रदोषात् पूति मांस पीड़का शराविका कच्छपिका आदि संजयनति। अप्रकृति भूतत्वात् शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन् मूत्रत्वेन परिणमयति मूत्रवहानां च स्रोतसां वंशण बस्ति प्रभावाणां मेधः क्लेदोपहितानि गुरुणि मुखान आसाद्य प्रतिरुध्यते ततश्च प्रमेह तेषां स्थैर्यम् असाध्यता वा जनयति प्रकृति विकृति भूतस्त्वात्। तो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका जो जल का आधिक्य है, इससे शरीर में जो विकृति हो रही है उसके बारे में इसका सब वर्णन यहाँ हम लोग देख सकते। ये हम लोगों ने ऊपर देख चुके हैं। अभी उपरोक्त हेतुओं के अनुसार क्या देख रहे हैं हम, मुख्यतः दोष कफ है, तदनंतरम पित्त और किंचित वात, और दुष्य है मुख्यतः मेद। अभी संकल्पना ये है कि हम लोग अगर चिकित्सा करना चाहते हैं तो क्या हम प्रमेह की चिकित्सा करेंगे, क्या हम मधुमेह की चिकित्सा करेंगे, क्या हम चिकित्सात्मक पुरुष की चिकित्सा करेंगे, क्या हम शुगर की चिकित्सा करेंगे, ना कि हम गुणों की चिकित्सा करेंगे। तो क्या गुण वृद्धि हो रही है, तो गुरुत्व बढ़ रहा है, शीतत्व, स्निग्धता और सबसे ज्यादा द्रवता। पांचभौतिक व्यपदेशस्तु भूयसा, तो सब व्यपदेशस्तु भूयसा कह के जो है पंचमहाभूतों की विकृति तो है, लेकिन पृथ्वी और जल की सबसे ज्यादा मात्रा में, इसलिए उन्होंने लिखा है तत्र द्रव्यम गुरु स्थूल स्थिर गंध गुणोल्बणम। तो ये गुणों में विकृति हो रही है। जल की द्रव शीत गुरु स्निग्ध मंद सांद्र रसोल्बणम आप्यम स्नेहन विश्यन्द क्लेदम। तो ये गुणों में विकृति हो रही है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है अगर ये पृथ्वी और जल की वृद्धि हो गई तो क्या होगा। अगर ये आहार रस से जल और पृथ्वी की वृद्धि हो रही है तो उससे आगे की धातुओं का पोषण होगा या नहीं होगा। तो इनिशियली स्रोतस जो है उनकी खुद की जो प्रतिकारक क्षमता है उससे वो लोग रिजेक्शन देंगे, नहीं चाहिए भाई हम लोगों को अच्छी चीज देना, हम लोगों को ये जल महाभूत प्रधान जो है नहीं चाहिए क्योंकि हमारा संगठन अच्छा है। माउस कहेगा भाई मैं संगठित हूं, आप मैं जल का ज्यादा ग्रहण करूं तो शैथिल्य आ जाएगा। तो पहले तो मैं कहूंगा नहीं, क्षीरदधी न्याय से नहीं, खले कपोत न्याय से नहीं, फिर केदारी कुल्य से नहीं, रसवह स्रोतस कह रहा है नहीं, ना रक्त, ना मांस, ना मेद, ना अस्थि, ना मज्जा, ना के शुक्र, ना के ओज, ताकि केदारी कुल्य न्याय से भी हम लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो अभी ये जल और पृथ्वी जो बढ़ा हुआ है उसको रिजेक्शन तो मिल गया, लेकिन फिर आगे जरूरत होने के कारण फोर्सफुल एक्सेप्टेंस, जैसे यहां पे आपने देखा फोर्सफुल एक्सेप्टेंस उनको करना ही पड़ता है। और आप देखेंगे वृद्धिंगत जल और पृथ्वी जो है वो सर्व शरीर में सब धातुओं में आराम से पहुंच जाती है। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जो गुलाब जाम है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, खाने की इच्छा भी हो रही है। और जो यहाँ पे जो है टूटे हुए हैं, क्यों टूटे हुए हैं, उसमें द्रव का आधिक्य हो गया है, शिथिलता उनमें आ गई है। तो इस तरह से अपने शरीर के जितने भी सेल्स है
उनमें अगर माधुर्य आ जाए, जल और पृथ्वी आधिक्य हो जाए, तो ये कुछ दिनों से अगर फ्रीज में रखे हुए गुलाब जाम जैसे टूट जाते हैं, अपने ही रस में डिसॉल्व हो जाते हैं, वैसे ही ऑल द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी गेट डिसॉल्व। तो उनमें जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उनमें विकृति आ जाती है, वो प्राकृत नहीं रहते, उनका जो प्राकृत स्ट्रक्चर है वो उनसे निकल जाता है और उनमें विकृति आ जाती है। इस वजह से हम लोग हमेशा देखते हैं, हम लोग सोचते हैं क्यों भाई रेजिस्टेंस आ गया, क्यों भाई रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस इस वजह से आया हुआ है। ये समझ लिया तो रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर ये सब जगह पे द्रव और पृथ्वी पहुंच गए तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से शरीर में जल की अति द्रवत्व यान्ति निस्सरन्ति अत्यर्थम स्थिति कुर्वन्ति अपरे अति द्रवत्व यान्ति तदा प्रमेहान जनयन्ति। और फिर ये सब वहां से लेके अभी एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करके शरीर जो है खुद की चिकित्सा खुद करना जानता है। तो अभी ये जो बढ़ा हुआ क्लेद है, बढ़ा हुआ मेद है, बढ़ा हुआ जल अब धातु है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ये मूत्र वह स्रोतस की मात्रा हेल्प ले लेता है और वहां से निभिद्यन्ते ज्यादा मात्रा में वहां से निकल जाता है। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो है विकृति अति प्रवृत्त्यात्मक है। अभी ये शरीर को जो है आदत हो गई, कैसे आदत हो गई, विकृति निर्माण हो गई है। जैसे पिंग पोंग का बॉल है, जोर से अगर हम लोगों ने उसको मारा तो वो रुकता नहीं है, जब तक हम लोग उसको रोके नहीं, वो जोर जोर से एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता रहता है। तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो जहां जहां पे शरीर में जल है, कफ है, पित्त है, वहां वहां से जल खींचा चला आएगा। आप देखेंगे ब्रेन से जल आ रहा है, हार्ट जो है थक रहा है क्योंकि उससे जल निकल रहा है, साधक पित्त अवलंबक कफ से निकल रहा है, आंखों से, जिह्वा से, पैरों से, लिम्फ नोड से, शुक्रवह स्रोतस से, आमाशय से, सब जगह से जहां जहां से द्रव है निकल रहा है, अति प्रवृत्त्यात्मक व्याधि है। और आगे जाके धातु क्षय, ओज क्षय होके फाइनली वी कैन सी मधुमेह। और यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे कि जहां पे हम लोग कह रहे थे कि कफ ज्यादा मात्रा में, पित्त थोड़ी मात्रा में और किंचित वात, यहाँ पे क्या हुआ, धातु क्षय के कारण वात का प्रकोप हो गया और संप्राप्ति जो है वो अभी ट्विस्ट हो गई है, अभी वात का प्रमाण बढ़ गया। अभी यहाँ पे वात की चिकित्सा करनी जरूरी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे किसकी चिकित्सा करनी, ना कि ऐसा सोचेंगे कि प्रमेह है तो उसको एक ही द्रव्य दे, तो डायबिटीज हो गई तो क्या देना है, मेटफॉर्मिन देना है, ग्लिमिप्राइड देना है, या फिर अकारबोज देना है, क्या देना है, नहीं निम्ब दे दिया, नहीं, क्या है देखो, कौन सी अवस्था में है देखो, तभी जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग निदान की संकल्पना में रुक जाते हैं, क्योंकि इसमें और बहुत सारी, जैसे है ना मंथन है, ये मधु मंथन है, हम लोग इसमें बहुत सारा मंथन कर सकते हैं। ये तो एक विचार है, इसमें और विचार आ सकते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे चिकित्सा तत्व क्या है। पूरी चिकित्सा तो आगे आपको समझने वाले हैं, आप लोग पढ़ने वाले हैं सब, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी, आहार विहार सब समझेंगे। अभी हम लोग चिकित्सा तत्व देखते हैं। तो मुख्य चिकित्सा तत्व क्या है यहाँ पे, निस्सुखत्व सुखाय च। निस्सुख यानी सुख नहीं, इसी को सुख है, तो निस्सुखत्व सुखाय च। तो जो भी रुग्ण है प्रमेह का, अभी इसमें देखो ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप कहेंगे कि कृश पेशेंट है, निर्बल पेशेंट है, उसको भी हम लोग यही ट्रीटमेंट करेंगे तो नहीं चलेगा। जो बलवान है, स्थूल है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, चलो हमारी गाड़ी को धक्का मारो। और जो वात प्रकृति का है, कृश है, उसको बोलेंगे भाई आप बैठो, स्टीयरिंग संभालो और पीछे से आप धक्का मारो। क्यों, निस्सुखत्व सुखाय च। शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहते हैं, जिस रुग्ण को सब वैद्यों ने छोड़ दिया है, ऐसे रुग्ण ने क्या करना है, ऐसे रुग्ण ने जो है वेल को
डिग करना है। अभी देखो ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि ये कष्ट करना है, ज्यादा मात्रा में कष्ट करो। तो क्या है, व्यायाम, अति मात्रा में इधर व्यायाम करना पड़ेगा। लेकिन किसको करना है, तो जो बलवान है, स्थूल है, उसको करना है, ना कि क्रूश और दुर्बल को करना है। तो ये शास्त्र वचन है, इसको निस्सुखत्व सुखाय च